नमस्कार दोस्तों। आज यानी 8 अप्रैल 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, इनके द्वारा नेशनल अवार्ड्स फॉर फिल्म्स की डिक्लेरेशन कर दी गई है। तो सारी मूवीज़ के नाम, एक्टर्स के नाम वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो देखिए कौन सा बेस्ट एक्टर रहा, कौन सी बेस्ट एक्टर, ये इस तरह की संभावना तो कम ही है कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगी। लेकिन एक तो आप मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा। दूसरा, एक जो इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। जो महान कलाकार होते हैं जिनका काफ़ी लंबी उम्र तक उन्होंने काइंड ऑफ अपना एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन दिया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आप इसे कह सकते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड को। तो उसके लिए दिया जाता है। वैसे एक नज़र डाल के देखें तो देखिए जो बेस्ट पॉपुलर फिल्म थी उसके लिए मिला सतमानम भावती। और बाद में तो ये देखिए बेस्ट एक्टर का वैसे मिला अक्षय कुमार को रुस्तम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला सुरभि लक्ष्मी को। स्पोर्टिंग एक्ट्रेस जारा वसीम दंगल के लिए। तो ये नाम्स हैं कुछ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी बहुत कम संभावना है ये क्वेश्चन पूछेगी। आगे देखिए एक फ्लड के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कश्मीर में जो फ्लड बार बार आती है काफ़ी नुकसान इससे पहुंचता है। तो वैसे भी जो इंडस जो वाटर सिस्टम है, इसकी जो रिवर्स हैं, इंडस की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यूपीएससी आमतौर पे इस पे क्वेश्चन पूछती है। तो एक बार अगर हम देखें तो देखिए जो इंडस रिवर है ये निकलती है मानसरोवर लेक से। तिब्बत के अंदर में ये मानसरोवर लेक है यहाँ पे। और फिर इसकी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी भी इसकी ट्रिब्यूटरी ही कहलाती हैं। जो रावी, चिनाब, सतलुज, ये सारी की सारी हैं। वैसे अकेली इसकी एक प्रकार से जो ट्रिब्यूटरीज इंडिया के अंदर में है वो इस तरह से है, श्योक, गिलजिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, इस प्रकार से हैं। तो ये सारी की सारी तो देखिए याद तो नहीं होंगी, लेकिन जितनी बार आप नज़र डालोगे तो उतनी संभावना बढ़ती जाएगी ऑप्शंस देख के याद आने की, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो। अब आप ये मत सोचिएगा कि जितनी ज़्यादा रिवर्स हैं उसकी सबकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप फेज वाइज चलिए। यानी सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे जो ये सारी जो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी या फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल, केन, सोन, दामोदर, ये सब एक बार तो बेसिक रूप पे सबसे पहले तो इनका मैप देख लीजिए, कौन से किस डायरेक्शन में बह रही है, कौन से सागर में गिर रही है। इस प्रकार से बाद में इनकी थोड़ी थोड़ी ट्रिब्यूटरी देखना स्टार्ट कर दो। ऐसे ऐसे करके फेज वाइज चलते जाओ। एक ही बार में अगर करने लगोगे सारा कुछ तो कम से कम हमारा दिमाग डिस्ट्रेस में आ जाता है। तो इसमें अगर देखिए इसमें नज़र डालेंगे तो ये हमने इंडस की ट्रिब्यूटरी डिस्कस करी। इंडस के बाद में नंबर आता है झेलम का। तो क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से भी आ जाता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो झेलम कंसिडर करेगा तो आप ये देखिएगा झेलम यहाँ से निकलती है, जो यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलती है। वेरीनाग लेक है जो यहाँ पे, शेषनाग लेक, वेरीनाग लेक कहते हैं इसको यहाँ पे। फिर जाके एकदम से यू टर्न लेती है ये देखिए। फिर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। और बाद में जो है वो है हमारी रावी रिवर। रावी यहाँ पे, उससे पहले चिनाब भी है। यहाँ पे देखिए चिनाब दो स्ट्रीम से मिल के बनी होती है। ये मैप जो पूरा नहीं है लेकिन बताता हूँ आपको। चिनाब दो रिवर से मिल के बनी होती है। एक होती है इसमें चंद्रा, दूसरी होती है भागा। दोनों तांडी के पास मिलती है क्योलोंग में। और यहाँ से मिलके फिर ये ऐसे जाती हैं, पाकिस्तान में जाके मिलती है। ये एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी झेलम चिनाब में मिलती है, फिर चिनाब रावी में मिलती हैं, रावी फिर आगे जाके इसमें इंडस में मिल जाती है। फिर आगे आती है हमारी रावी नदी। रावी तो रोहतांग पास से निकलती है। फिर आती है ब्यास। अब ब्यास पे एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार यूपीएससी ने पूछा भी है कि कौन सी ऐसी नदी है इंडस का जो रिवर सिस्टम है उसमें जो सिर्फ इंडिया से निकलती है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। तो ब्यास ऐसी रिवर है जो इंडिया से निकलती है और सतलुज रिवर में जाके मिल जाती है ये। तो हरि के एक कुंड बनता है जब ब्यास यहाँ पे मिलती है सतलुज से। सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज भी काइंड ऑफ इंडिया से नहीं निकलती, चाइना से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ये राकास लेक से निकलती है सतलुज। ठीक है, सिपकिला बनाती है यहाँ पे जब सतलुज निकलती है। तो थोड़ा थोड़ा ये रिवर सिस्टम है, जैसे जैसे आएगा हम भी कर ही लेंगे और किसी दिन पूरा भी कर लेंगे ब्लैंक मैप के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना बस। आगे देखिए जो ये सीरिया ने, आपको पता ही होगा कि केमिकल अटैक किया। केमिकल अटैक से 72 लोगों की जानें गई। तो यूएस फिर से, क्योंकि यूएस तो आपको पता ही है कि काइंड ऑफ ग्लोबल पुलिसमैन है, तो उसने तो पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी का खतरा एक प्रकार से आप कह सकते हो, जो देसी भाषा में कहते हैं, ठेका ले रखा है। और दूसरा देखिए बात यूँ है कि यूएस के खुद के इंटरेस्ट होते हैं। अब यूएस ने इसका जवाब देते हुए जो सीरिया का एक एयरबेस है, सरियत एयरबेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटैक कर दिया यूएस ने। यूएस मेडिटेरियन सी के अंदर में अपना एक प्रकार से शिप लेके आया और वहाँ से इन्होंने
सीरिया के एयरबेस पे अटैक कर दिए। सरियत एयरबेस है वहाँ पे, और ऐसा अनुमान था कि वहाँ पे केमिकल वेपन्स छुपे हुए हैं जिससे 72 लोगों की जानें गई। तो मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, सीरिया देखिए मेडिटेरियन सी फेस करता है। यहाँ पे यूएस अपने जो शिप्स वगैरह है वो लेके आया और रशिया के सरियत एयरबेस पे अटैक कर दिया। तो कुछ खास तो इस पे क्वेश्चन तो बनता नहीं है। और कौन सी मिसाइल यूज़ करी यूएस ने, ये तो काफ़ी एक प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह का। वैसे टॉम हॉक मिसाइल यूज़ करी यूएस ने। इस तरह के क्वेश्चन दूसरे देशों के बारे में यूपीएससी नहीं पूछती। अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ होता तो ही पूछा जाता। तो बस मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। डेली देखते हैं हम ऑलमोस्ट ये मैप, तो बस आप याद रखिएगा। ये जो रीजन है ना, ये सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का पार्ट है ये, और सिनाई पेनिनसुला इसे कहते हैं। जब इनकी लड़ाई हुई थी ना, अरब वार हुआ था इजराइल और इजिप्ट के बीच में, तो सिनाई पेनिनसुला इन्होंने हड़प लिया था इजराइल वालों ने। बाद में इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई थी, हमने वो भी एक बार डिस्कस किया था, याद हो तो, कैंप्स अकॉर्ड, ये 1979 की बात है। फिर इजराइल ने इनका जो पार्ट है वो वापस दे दिया था। अब दोबारा से इजिप्ट के पास में आई ये सिनाई पेनिनसुला बन रहा है देखो। और एक और जो गोलान हाइट्स है वो अभी सीरिया का हिस्सा है, लेकिन वो भी अभी इजराइल के पास में है, यहाँ से है गोलान हाइट्स। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2015 पता नहीं 16 में। आगे जो क्वेश्चन है वो भी इस पर देखिए कोई खास न्यूज़ बनती नहीं है, खास क्वेश्चन बनता नहीं है। जो स्वीडन में एक टेरर अटैक हुआ, स्वीडन, ये मैप हमने सुबह भी डिस्कस किया था, तो कोई खास क्वेश्चन इस पे बनता नहीं है। आगे बिजनेस पेज पे एक न्यूज़ रिलेटेड है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लेके। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होती क्या है। देखिए आपको पता ही होगा कि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या फिर कंपनी हो, मान लीजिए कोई अपना लोन चुका पाने में सक्षम ना हो, तो फिर क्या होता है, बैंक्स जो होता है, जो चीज़ उन्होंने गिरवी रखी थी लोन लेने के लिए, उसको एक प्रकार से बेच सकते हैं या फिर कुछ भी उस चीज़ से अपनी लोन वसूली कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार डिस्प्यूट हो जाता है। तो देखिए काफ़ी बार लोन एक जो डिस्प्यूट्स हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो हुआ क्या, 93 से पहले की बात है, जो नॉर्मल कोर्ट्स थी हमारी, जो जनरल कोर्ट्स होते हैं, उसमें काफ़ी तरह के जो डिस्प्यूट्स थे वो पेंडिंग हो गए थे। तो अब जब तक डिस्प्यूट्स पेंडिंग रहेंगे, बैंक्स को अपना लोन जो दिया था वो तो डूब गया, वो तो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस की फास्ट रिकवरी के लिए, ऐसे डिस्प्यूट्स को जल्दी से सुलझाने के लिए 93 के अंदर में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे 93 में इसे बनाया गया था, और एक प्रकार से इसका जो मकसद था वो यही था कि जल्दी से जो ये डेट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होती है उनको रिजोल्व किया जाए। कैसी जुडिशियल ये बॉडी होती है, कैसी जुडिशियल मतलब सिविल कोर्ट्स की इनके पास में पावर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिविल कोर्ट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट की तरह ये कोई भी रिकॉर्ड समन कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि आप हमारे सामने पेश हुई, मौजूद रहिए। और कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। दूसरा कौन सा प्रिंसिपल होता है, सीआरपीसी या फिर जो दूसरे प्रिंसिपल्स होते हैं उनके हिसाब से नहीं, लेकिन ये सिर्फ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो ये याद रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। एक तो क्या ये कैसी जुडिशियल बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जी बिल्कुल करती हैं। क्या ये एक प्रकार से कौन से एक्ट के अंतर्गत ये बनाई गई थी, तो ये भी देख लीजिए जी, ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 93 के अंदर में बनाई गई थी। तो बस ये 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में ये नहीं है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर है। अच्छा एक बात और भी काफ़ी बार सुर्खियों में रहती है, वो कौन सी जो बॉडी होती है, सरफेसी एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये होता है देखिए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इस प्रकार से ये एक्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म है, काफ़ी लंबी फुल फॉर्म है इसकी। ये क्या होता है कि देखिए काफ़ी बार क्या होता है, ये उसी चीज़ के लिए है जो हमने अभी डिस्कस किया था। क्या था कि कई बार क्या होता, बैंक्स को काफ़ी अड़चन आती थी, मोर्टगेज यानी जो चीज़ गिरवी रखी होती थी, जैसे माल्या टाइप के लोग, जो लोग हैं जो फेल हो गए, अब उनकी चीज़ को बेचने के लिए बैंक्स के पास में काफ़ी अड़चन आती थी। तो बैंक्स को एक प्रकार से एम्पावर करने के लिए, उनको ज़्यादा पावर्स देने के लिए, ताकि वो सीज कर सकें जो कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं। मान लीजिए अब देखिए माल्या ने कोई चीज़ गिरवी को छोड़िए आप, वैसे भी माल्या ने अपना लोन चुका पाने में सक्षम नहीं हो पाए, तो बैंक्स के पास में पावर है ना, कम से कम माल्या की जो कंपनी थी किंगफिशर, उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे उनकी फ्लाइट्स हैं या फिर उनकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको बेच के कम से कम अपना लोन तो एक प्रकार से पूरा कर सके जो उन्होंने दिया था माल्या को। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि पहले बैंक्स के पास में इतना पावर नहीं था, लेकिन जब सरफेसी एक्ट आया 2002 की ये बात है, तो बैंक्स को एम्पावर कर दिया गया कि आप जो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज कर सकते हो और बेच के अपना जो पैसा है जो डूबा हुआ है, जो वापस नहीं कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने लिया था, उनको आप पूरा कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए बैंक्स को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो सीज कर सकें और अपना पैसा दोबारा से पूरा कर सके, उस चीज़ के लिए आया था सरफेसी एक्ट। एक और चीज़ कई बार सुर्खियों में रहती है, आपने सुना होगा, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC,
तो एआरसी क्या होती है? देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो ये होती है, मान लीजिए देखिए एसबीआई कंपनी, एसबीआई का बैंक है, काफ़ी लोन्स इनका बकाया है, लोन्स नहीं मिल पा रहा है इनको, तो जिन्होंने दिया था डूबने की कगार पे है वो, तो ये क्या करेगी? देखिए अब इनके पास में कई बार ना ज़्यादा एक प्रकार से एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, कि ना टाइम होता है ना एक्सपर्टीज होती है कि जो लोग लोन लेके भाग गए हैं उनके पीछे जाया जाए, अपना लोन वापस वसूला जाए। तो ये क्या करते हैं, अपने इस काम को एक प्रकार से हैंड ओवर कर देते हैं, उसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इनका तो काम ही ये है, इनका काम ये है कि जो लोग बैंक अपना लोन वसूल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वो लोन को खरीद लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपये इनको लेने हैं, 100 तो काफ़ी कम हो गए, 100 करोड़ लेने हैं इनको माल्या से, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 8-10 हज़ार करोड़ है, 100 करोड़ रुपये लेने हैं मान लीजिए माल्या से। तो अब ये क्या करेंगे, 100 करोड़ दे नहीं रहा है माल्या, तो ये क्या करेंगे, अपने इस 100 करोड़ को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 70 करोड़ में बेच देंगे, और ये कहेंगे कि ठीक है यार 30 करोड़ का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन एक प्रकार से जो बैलेंस शीट में बार बार ये आ रहा है कि हाँ जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बढ़ रही है, तो इससे तो और लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक्स की जो शेयर्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारा टाइम भी एक बार जाया हो रहा है। तो अब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये अपने आप वसूली कर लेंगे। 70 करोड़ का लोन इन्होंने दे दिया एसबीआई को 100 के बदले में। अब ये इनकी मर्जी है, इनकी पावर पर डिपेंड करता है कि माल्या से मान लीजिए 70 के बदले 80 वसूल सकें, 85 वसूल सकें, जो भी वसूल सकें, समझ गए? तो अपना लोन वसूलने का जो काम है वो हैंड ओवर कर देती हैं जब कोई बैंक दूसरी कंपनीज को, जो कि जिनकी एक्सपर्टीज होती है लोन वसूलने में, इसको उन कंपनीज को कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अगली जो पीआईबी की न्यूज़ है वो मेगा फूड पार्क के बारे में है। मेगा फूड पार्क काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तेलंगाना में फर्स्ट मेगा फूड पार्क स्टैब्लिश किया गया था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी ने 2016 में। तो कैसे ये पूरा चीज़ें हैं जो काम करता है, पूरा कंसेप्ट कैसे काम करता है ये देखिए। ऐसे काम करता है, इसमें सबसे पहले तो एक यहाँ पे देखिए कलेक्शन सेंटर होता है, फार्मर्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लीजिए 10-12 फार्मर्स ने मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, और कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पे सारे मिलके अपनी जो फसलें हैं, जो भी क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे आके जमा कराएंगे, जो भी उनकी हॉर्टिकल्चर या फिर जिससे भी रिलेटेड जो उनकी पैदावार है। यहाँ पे कोई खास काम नहीं होता, ऑपरेशंस नहीं चलाए जाते, सिर्फ कलेक्ट किया जाता है, बस फसलों को धो दिया, उनको थोड़ा बहुत एक प्रकार से इस तरह से अरेंज कर दिया, बाद में उनको लेके जाया जाता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर पीपीसी में। यानी यहाँ पे तो सिर्फ 10-12 आप फार्मर्स का सिर्फ एसएचजी ग्रुप था जिन्होंने इकट्ठा किया, अपना कलेक्ट किया। अब 10-12 कलेक्शन सेंटर्स पे एक पीपीसी बनता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर। यहाँ पे थोड़े बहुत ऑपरेशन चलाए जाते हैं, थोड़े बहुत ऑपरेशंस मतलब ऐसे कि फसलों को बचाया जा सके जब तक कि इनको ले जाया जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर पे। तो कैसे क्या किया जाता है, यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी जाती है, मान लीजिए थोड़ा बहुत सेल्फ लाइफ बढ़ा दिया, और था ग्रेडिंग कर दी, थोड़ी बहुत पैकेजिंग कर दी, मतलब इतना ज़्यादा वो वाली पैकेजिंग नहीं, फाइनल प्रोडक्ट्स की नहीं, मतलब इस तरह से पैकेजिंग कर दी कि इनको सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर पे ले जाया जा सके। सबसे जो मेन चीज़ है, जब इनको ले जाया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर पे, यहाँ पे हर तरह के एक प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, ताकि जो फूड की प्रोसेसिंग की जा सके अच्छी से, उनकी जो वैल्यू एडिशन उसमें किया जा सके। एक्सपोर्ट्स के जो होते हैं, जो भी कंपनीज होती है वो भी यहाँ पे आते हैं। हर तरह की फैसिलिटी सरकार यहाँ पे मेन यूनिट में प्रोवाइड कराएगा, जैसे मान लीजिए वॉशरूम्स हैं, या फिर जो मंडी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो भी तमाम तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, पैकेजिंग, ग्रेडिंग की जा सके, और ये चीज़ें। अब देखिए ये हब एंड स्पोक मॉडल की तरह काम करता है। ये मेन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये हब है, और बाद में ये स्पोक्स हैं। देखिए प्राइमरी प्रोसेसिंग है, ये स्पोक्स हैं, जो व्हील के स्पोक्स होते हैं ना वैसे हैं ये। बाद में जो कलेक्शन सेंटर हैं वो भी हैं, ऐसे देखिए ऐसे काम करता है ये मॉडल। इससे सबको फायदा होता है। देखिए यहाँ पे मेन प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी जो कंपनीज को चाहिए माल वो सीधा यहाँ पे आएंगी और देखेंगे कि देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल सस्ता मिल रहा है, जो मिल की बीच की जो इंटरमीडिएट चेन है वो खत्म हो जाएगी, किसानों को फायदा होगा। एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, यहाँ पे जाके उनको अपने माल का उचित दाम मिल सकेगा, उनका वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उनकी फूड की, तो वैल्यू एडिशन होगा। तो ये तमाम तरह के फायदे होंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है देखिए फूड कंज्यूमर अफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। स्टेट क्या करेगा इसमें? देखिए स्टेट तो बनाएगा, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स है ये सब, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सब करना, तो ये गवर्नमेंट तो बनाएगी। आगे की जो एक स्कीम है ये देखिए प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में है। प्रोजेक्ट क्या करेगा? देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो HIV है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में HIV को कम करने के लिए 2020 तक का टारगेट रखा गया था कि 90% जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, HIV से जो ग्रस्त हैं, उनकी जो एक प्रकार से संख्या में कमी लानी है, और 1 लाख लोग जो HIV के अंतर्गत जो अभी सफ़र कर रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी, उनको केयर प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट।
और ये एक प्रकार से जो भी फिलहाल का जो हमने कल परसों एडिटोरियल डिस्कशन में एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उनके सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम भी चलाया गया है, लेकिन जो प्रोजेक्ट सनराइज है इससे अलग है। इट इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है? ये यूएस बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड वुड बी इंप्लीमेंटेड बाय फैमिली एंड हेल्थ इंटरनेशनल 360। इनके द्वारा ये एक प्रकार से स्पॉन्सर किया गया है और इंप्लीमेंट किया गया है फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल 360। काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं देखिए इस पे। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक से कि प्रोजेक्ट सनराइज है क्या, किस लिए है? तो एड्स को कम करने के लिए है, कहाँ पे है? दूसरा क्वेश्चन ये नॉर्थ ईस्ट में है। तीसरा ये बन जाता है क्या ये इसके अंदर में आता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है? नहीं, इसके अंडर में नहीं आता, इसके एडिशन में है ये। और किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है? तो ये यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो ये सारे पाँच छः क्वेश्चन बन सकते हैं इस स्कीम से। अब इन्वायरमेंट की अगली स्कीम है एक जो है ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर्स। देखिए आमतौर पे होता क्या है, ट्रेन में ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी तो होती नहीं, तो आमतौर पे ट्रैक में ह्यूमन जो वेस्ट होता है ट्रेन के अंदर, जो वॉशरूम्स है ट्रैक के ऊपर ही जाता है। तो उसको डिस्पोज करने के लिए एक सरकार ने क्या बनाया था, बायो टॉयलेट्स का निर्माण किया था। 2014 में बायो टॉयलेट्स पे क्वेश्चन भी आया था। तो अब देखिए अब सरकार पूरे ट्रैक्स को, पूरे जो ट्रेन का जितना भी एक कॉरिडोर है, यानी पूरी जहाँ पे भी ट्रेन जाती है उसको सरकार ने एक प्रकार से अपनी योजना बनाई है कि 2021-22 तक जितने भी कोचेज हैं सब में बायो टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी जाएगी। और पहला जो हमारा ग्रीन कॉरिडोर बना है ये बना है 114 किलोमीटर का रामेश्वरम से लेके मन्नामुदुरई तक, तमिलनाडु के अंदर में है। तो ऐसा यूपीएससी पूछ सकती है कि फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ के बीच में है। और रेलवे मिनिस्टर ने यह भी डिक्लेयर किया कि देखिए ओखा और कानुलुस जो ये है, ये पोरबंदर और यहाँ पे जो वान सजलिया रेलवे स्टेशंस गुजरात में, आगे इनको भी बनाया जाएगा। यानी दो हैं, पहला ये है, दूसरा ये ओखा से लेके कानुलुस तक, और तीसरा पोरबंदर से लेके ये है वांस जलिया। 3 कॉरिडोर का बना दिया है अभी तक, और सबसे पहला बनाया रामेश्वर से लेके मन्नामुदुरई तक। तो याद रखिएगा ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर है क्या। यहाँ पे देखिए हमें पता है, अब ये भी पढ़ा है तो याद रहेगा, लेकिन वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें लगेगा कि ट्रेन के आसपास में कुछ ऐसा, कुछ बायोडाइवर्सिटी बढ़ा रहे होंगे, मतलब आसपास के एरिया जो खाली पड़ी ज़मीन है, कुछ भी यूपीएससी काफ़ी बार बिल्कुल क्लोज ऑप्शंस दे देती है। तो बस हमें ये देखना है। उसके बाद में देखिए एक और जो स्कीम है वो है नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी है ये, इसे लॉन्च किया गया था शिलोंग में, जो कि मेघालय के अंदर में है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एक इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए बायो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है इस स्कीम के अंतर्गत, और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना है, ताकि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की जा सके, और रूरल लेवल पर ही। तो फोकस क्या है? मेन फोकस है देखिए सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि देखिए जो फूड या फिर बायो एनर्जी या बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनका नॉलेज बेस्ड अप्रोच बढ़ाई जा सके, यानी ज़्यादा अवेयरनेस या फिर नॉलेज लाई जा सके और जॉब्स को बढ़ावा दिया जा सके। और काफ़ी पोटेंशियल इसका है, क्योंकि इस देखिए जो ये चीज़ें हैं एनर्जी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, काफ़ी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कमी होती है इन सभी चीज़ों में। तो अगर इस बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे या फिर इस प्रकार से बायो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फूड भी सफिशिएंट मात्रा में हम प्रोड्यूस कर सकेंगे, हेल्थ का भी ख्याल रख सकेंगे। तो और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आती है? तो बायो है, तो ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, बायोटेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। यानी डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अलग से बायोटेक्नोलॉजी कोई मिनिस्टर होता नहीं है, और मिनिस्ट्री जो मेन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बस आज तो कम ही है ना, तो न्यूज़पेपर में आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कल डिस्कस करेंगे बाकी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।